दो देशों के बीच, व्यक्तियों के बीच हो या देशों के बीच हो या फिर कोई 2 बिज़नेस या फर्म के बीच में हो, यानी कि व्यापार करने के लिए 2 पार्टी की ज़रूरत होती है और वो 2 पार्टी कोई भी हो सकती है। तो जब 2 पार्टियों के बीच कोई लेना-देना होता है, आदान-प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है, एक कोई पैसा दे को कहा जाता है। ट्रेड रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, बिज़नेसेस और कंट्री, यानी कि व्यापार का अर्थ है 2 व्यक्तियों, व्यवसायों या देशों के बीच वस्तुओं या और सेवाओं का क्या होना, आदान-प्रदान होना। हिस्टोरिकली ट्रेड बिगन व्हेन पीपल रियलाइज्ड दैट नो वन कुड प्रोड्यूस एवरीथिंग दे नीडेड, यानी कि ऐतिहासिक रूप से हम बात करें तो व्यापार तब शुरू हुआ था जब लोगों ने ये समझा कि वे अपनी सभी ज़रूरतें स्वयं पूरी नहीं कर सकते, यानी कि जब लोगों को ये समझ आई कि देखो मेरी जितनी भी नीड है वो मैं खुद पूरी नहीं कर पाऊँगा, मुझे कहीं न कहीं इन नीड को कहीं और से बाय करना पड़ेगा या और से इसको हमें लेना पड़ेगा। तब क्या स्टार्ट हुआ होगा? तब व्यापार स्टार्ट हुआ होगा कि जो जिसमें स्पेशलाइज़्ड था उसने वो चीज़ें बेचनी शुरू कर दी। व्यापार दक्षता बढ़ाता है, विविधता उपलब्ध कराता है और अर्थव्यवस्था को विकसित होने में क्या करता है? मदद करता है, यानी कि ट्रेड ही अर्थव्यवस्था को या इकोनॉमी को क्या करता है? डेवलप करने का काम करता है। अब बात करते हैं गेन्स फ्रॉम ट्रेड, यानी कि व्यापार से लाभ क्या है? गेन्स फ्रॉम ट्रेड रेफर्स टू द बेनिफिट्स दैट कंट्रीज ऑब्टेन बाय एंगेजिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड, यानी कि व्यापार से लाभ का मतलब हुआ कि वे फायदे जो देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में शामिल होकर क्या करते हैं? प्राप्त करते हैं, यानी कि जब 2 कंट्री इंटरनेशनल ट्रेड या एक दूसरे के बीच में ट्रेड करती है, उन कंट्रीज को जो फायदे होने होते हैं, उन फायदों को हम क्या कहते हैं? गेन्स फ्रॉम ट्रेड सॉरी। When countries specialize in producing goods in which they have a competitive advantage and trade with each other, both countries can consume more than what they could produce alone, यानी कि जब देश उन वस्तुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता विकसित करते हैं जिनमें उन्हें तुलनात्मक रूप से ज़्यादा प्रॉफिट होता है और आपस में वो व्यापार करते हैं, तो दोनों ही देश अकेले उत्पादन करने की तुलना में अधिक उपभोग कर सकते हैं। इसको देखो थोड़ा-सा सिंपल करके समझते हैं। जैसे 2 कंट्री है, एक इराक है और एक इंडिया है। इराक इराक किन चीज़ों में ज़्यादा स्पेशलाइज़्ड है भई, वहाँ पेट्रोल और डीज़ल की बात करें तो इस पेट्रोलियम में वह बहुत स्पेशलाइज़्ड है। और इंडिया की बात करें, जैसे इंडिया एग्रीकल्चर वाले में बहुत स्पेशलाइज़्ड है। तो इराक को फ़ायदा किसमें होगा? पेट्रोल में होगा और इंडिया को फ़ायदा किसमें होगा? एग्रीकल्चर में होगा या फिर इंजीनियरिंग गुड्स में होगा। तो इंडिया अपनी पेट्रोल की ज़रूरत इराक से पूरी करेगा और इराक अपनी एग्रीकल्चर की नीड इंडिया से पूरी करेगा या इंजीनियरिंग गुड्स की नीड अपने से पूरी करेगा। तो इसमें जब क्योंकि दोनों ही कंट्री को क्या होगा? अपने-अपने फ़ायदे होंगे। दोनों ही कंट्री का स्पेशलाइज़ेशन क्या है? अपना-अपना है। तो वह अपने स्पेशलाइज़ेशन को डेवलप करके कंपैरेटिवली ज़्यादा एडवांटेज उठाते हैं और ताकि ज़्यादा एडवांटेज उठाते हैं, जबकि वो दोनों अगर अकेले होते, तो वह इस तरीके का फ़ायदा नहीं उठा पाते और दोनों ही देश के जो लोग हैं, उनको चीज़ों को ज़्यादा कंज़्यूम करने की चॉइस मिलती है या उनका कंज़म्पशन और ज़्यादा हो जाता है। तो ये फ़ायदा किसका होता है? ये इंटरनेशनल ट्रेड का होता है, इसलिए इसको बोलते हैं गेन्स फ्रॉम ट्रेड। की पॉइंट क्या है ट्रेड के? स्पेशलाइज़ेशन, यानी कि विशेषीकरण। कंट्रीज़ प्रोड्यूस गुड्स इन व्हिच दे आर मोस्ट एफिशिएंट, यानी देश उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनमें वो क्या होते हैं? ज़्यादा दक्ष होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। तो लोग उन्हीं से वह चीज़ बाय करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं की चीज़ जो ज़्यादा फेमस होती है। लोअर प्राइसेज़, यानी ट्रेड अलाउज़ एक्सेस टू चीपर फॉरेन गुड्स, यानी कि कम कीमतें होती हैं, व्यापार से विदेशी सस्ती वस्तुएँ उपलब्ध होती है। वैरायटी ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तुओं की विविधता। कंज्यूमर्स गेट मोर चॉइसेस, यानी कि उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प मिलते हैं, यानी कि जब ट्रेड होगा तो कई सारी की वस्तुएँ मार्केट में होंगी, तो कंज्यूमर के पास ऑप्शंस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा ऑप्शन होने से उनको प्राइस भी सस्ती मिलती है, कॉम्पिटिशन भी अच्छा होता है और चॉइसेस भी क्या हो जाती है? खूब मिल जाती है। एफिशिएंट रिसोर्स यूज़, यानी कि संसाधनों का कुशल उपयोग। ग्लोबल रिसोर्सेज आर यूज्ड मोर एफिशिएंटली, विश्व के संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, क्योंकि जो इराक के पास है, इराक का यूटिलाइज़ होता है, जो इंडिया के पास है, इंडिया का होता है, का होता है, क्योंकि इनकी डिमांड पूरे इंटरनेशनल मार्केट में होती है। तो जो अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी रिसोर्सेज है, उनका यूज़ एफिशिएंट होता है। और इकोनॉमिक ग्रोथ, अल्टीमेट टारगेट क्या? इकोनॉमिक ग्रोथ होने का। तो इंक्रीज्ड ट्रेड बूस्ट इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। आर्थिक विकास, यानी कि व्यापार से आय भी बढ़ती है, रोजगार के ऑप्शन बढ़ते हैं और देश की जीडीपी भी बढ़ती है। तो अल्टीमेट इकोनॉमी की क्या होती है? ग्रोथ होती है। टाइप्स ऑफ गेन, लाभ की बात करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? स्टैटिक गेन्स होते हैं, डायनामिक गेन्स होते हैं, स्थिर लाभ और गतिशील लाभ। इमीडिएट बेनिफिट्स सच एज़ मोर गुड्स, लोअर प्राइसेज़, यानी कि तुरंत मिलने वाले लाभ को स्टैटिक लाभ कहते हैं। अधिक वस्तुएँ कम कीमतों पे बेचना, यानी कि हमने प्राइस कम करी तो डिमांड बढ़ गई, तो ये स्टैटिक लाभ आएगा। इंटरनेशनल लेवल की बात हो रही है। और डायनामिक की बात करें तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स लाइक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इनोवेशन एंड हायर प्रोडक्टिविटी। जबकि लंबे समय के लाभ जो तकनीकी सुधार की वजह से, इनोवेशन की वजह से और प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादकता की वृद्धि की वजह से क्या होते हैं? मिलते हैं, उनको डायनामिक गेन्स कहा जाता है। ₹1 में ब्यूटी प्रोडक्ट्स। यस, आपने सही सुना। पाएँ ऐसे कई प्रोडक्ट सिर्फ ₹1 में। ₹1 फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शन, यानी कि मुक्त व्यापार और संरक्षण क्या है? तो मुक्त व्यापार की बात करें, जब 2 कंट्रीज़ के बीच इस तरीके का ट्रेड हो कि उन पर कम से कम क्या हो? बैरियर लगे हो, कम से कम उन पे रोक-टोक हो, कम से कम उन पे सरकार का इंटरफेरेंस हो या यूँ कहें उन पे कम से कम शुल्क वगैरह हो, कम से कम प्रतिबंध हो, तो हम इसको क्या कहेंगे? फ्री ट्रेड कहेंगे। यानी फ्री ट्रेड का मतलब ये नहीं कि फोकट में व्यापार नहीं। फ्री ट्रेड का मतलब होता है मुक्त व्यापार, यानी कि जिसमें कम से कम बैरियर्स हो, कम से कम उस पे प्रतिबंध। फ्री ट्रेड मीन्स इंटरनेशनल ट्रेड विदाउट गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस सच एज टैरिफ्स, कोटाज और एक्सपोर्ट लिमिट्स, यानी कि मुक्त व्यापार वह होता है जिसमें सरकार आयात निर्यात पर प्रतिबंध जैसे शुल्क होना, कोटा आदि नहीं लगाती या यूं कहे बहुत कम लगाती है। इट अलाउज द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन नेशंस। इससे क्या होता है? देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का स्वतंत्र प्रवाह होता है, यानी कि वस्तुएं 2 देशों के बीच आसानी से आ जा सकती है या यूं कहे उनका फ्लो अच्छे से होता है बिना रोक-टोक के। एडवांटेज क्या होते हैं फ्री ट्रेड के? यानी कि मुक्त व्यापार के लाभ क्या होते हैं? लोअर प्राइस, यानी कि कम कीमतें हो जाती है, क्योंकि शुल्क वगैरह, कोटा वगैरह या यूँ कहें एक्सपोर्ट लिमिट वगैरह नहीं होती, तो लोअर लिमिट क्या है, सॉरी, कीमतें क्या होती है? कम होती है। मोर कॉम्पिटिशन, यानी कि कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है, क्योंकि
एक्सपोर्ट भी बढ़ जाता है और इम्पोर्ट भी बढ़ जाता है। तो कॉम्पिटिटर खूब हो जाते हैं मार्केट में, तो कॉम्पिटिशन भी क्या होता है, ज़्यादा होता है और जो कॉम्पिटिशन हाई होता है तो क्वालिटी क्या होने लगती है, बेहतर होने लगती है, बेटर होने लगती है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज़ और संसाधनों का उपयोग क्या होने लगता है, कुशलतम होने लगता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो हर कोई अपनी क्वालिटी पे फोकस करेगा, दैट मीन्स उनके पास जो रिसोर्सेज़ है, उसकी वह एफिशिएंसी को क्या करेंगे, यूज़ करने की कोशिश करेंगे, तो रिसोर्सेज़ का यूज़ एफिशिएंटली होने लगता है और अल्टीमेट टारगेट दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, और इससे क्या होगा, आर्थिक विकास में मदद ही मिलेगी। अब प्रोटेक्शन क्या होता है, संरक्षण क्या होता है? देखो 2 कंपनियाँ हैं, सॉरी 2 देश हैं, उनके बीच फ्री ट्रेड हो रहा है। समझ गए, कोई बात नहीं। जैसे इधर इंडिया है, तो इधर चाइना है या अदर कंट्रीज़ है, रेस्ट वर्ल्ड है पूरा का पूरा, फ्री ट्रेड होगा तो इंडिया की जो छोटी बेबी कंट्रीज़ है, तो इन्हेरेंट है या यूँ कहें जो छोटी-छोटी फर्में हैं, कंपनी है या यूँ कहें इंडस्ट्रीज़ है, अब इनके पास कौन आएगा? इनको कौन देखेगा? क्योंकि यहाँ से तो बढ़िया क्वालिटी की चीज़ें आएगी। इनको प्रोटेक्शन देना, ये जो इंडिया की खुद की है, जो छोटी-छोटी है, जो नवज़ात है, जो कमज़ोर है, उनको प्रोटेक्शन देना क्या कहा जाएगा? प्रोटेक्शनिज़्म या प्रोटेक्शन कहा जाएगा, संरक्षण देना कहा जाएगा। प्रोटेक्शन रेफर्स टू गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, यानी कि संरक्षणवाद से तात्पर्य उन सरकारी नीतियों से है जो घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए आयात पे क्या लगाती है, प्रतिबंध लगाती है। यानी कि दो कंट्री है तो एक्सपोर्ट आप चाहे भले चाहे जितना करो, गवर्नमेंट भी चाहती है कि एक्सपोर्ट का क्या हो, प्रमोशन हो, एक्सपोर्ट संवर्धन होता है, लेकिन इंपोर्ट पे बहुत सारी ड्यूटीज लगा देती है, बहुत सारे टैक्सेशन वगैरह लगाती है, प्रतिबंध लगाती है, ताकि यहाँ से प्राइस भी क्या हो, ज़्यादा हो जाए और प्लस यहाँ की जो कंपनी है छोटी छोटी, उनको भी क्या मिल जाए, इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्शन मिल जाए। तो गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लाए कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। टूल्स इंक्लूड टैरिफ, कोटाज, सब्सिडीज एंड इंपोर्ट लॉन्स बेन्स सॉरी। इसके साधन क्या है, जैसे शुल्क बढ़ा देना, कोटा लगा देना, सब्सिडी कम कर देना, आयात पर प्रतिबंध लगा देना, ताकि देश में इंपोर्ट क्या हो, कम से कम हो, और इंपोर्ट कम होंगे तो जो घरेलू हमारे डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उनकी बूझ बनी रहेगी। तो इसके लिए जो नीतियां लाती है उनको संरक्षणवाद कहा जाता है। रीजन क्या है, प्रोटेक्शन के क्या कारण है? पहला तो प्रोटेक्टिंग इन्फेंट इंडस्ट्रीज, यानी कि जो नवजात उद्योग है उनको संरक्षण देना, यानी जो नए नए उद्योग है उनको बचाना। सेकंड, सेफ गार्डिंग एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की रक्षा करना, क्योंकि जब खुद की यहाँ की इंडस्ट्री बचेगी, उनमें जो लोग हैं काम करेंगे, उनको रोजगार मिलता रहेगा, और जब ये इंडस्ट्री ही खत्म हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो एम्प्लॉयमेंट को सेफगार्ड करना भी एक इसका कारण है। प्रिवेंटिंग डंपिंग, तो डंपिंग को रोकना। डंपिंग क्या होती है, जब विदेशी लोग क्या करते हैं, विदेशी कंपनियां क्या करती है, प्राइस कम करके, जानबूझ के प्राइस कॉस्ट से भी कम करके वह दूसरे देश में बेचते हैं, ताकि उनके मार्केट में क्या कर सके, पकड़ कर सके। इसको बोलते हैं डंप करना। क्या करना, डंपिंग करना। तो जब सरकार इंपोर्ट पे टैक्स वगैरह लगाती है, तो ये जो डंप होता है, ये क्या हो जाता है, कम हो जाता है, या कम हो जाता है। तो इस डंपिंग को रोकना भी इसका एक रीज़न है। फिर है नेशनल सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा, ताकि दूसरे देशों का या दूसरे देशों की कंपनियों का अस्तित्व इतना ज़्यादा हावी ना हो कि वह उस देश को क्या करने लग जाए, कंट्रोल करने लग जाए, उस देश के मार्केट को कंट्रोल करने लग जाए। तो ये भी एक रीज़न है प्रोटेक्शन का। फिर है करेक्टिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट और डेफिसिट, यानी कि भुगतान संतुलन का जो घाटा है, घाटा क्या होता है, हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं और हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो जब हमारा एक्सपोर्ट कम हो और इंपोर्ट क्या हो, ज़्यादा, तो हम किस कंडीशन में होते हैं, घाटे की कंडीशन में है, कि यानी कि हमने बेचा तो कम बाहर और बाहर से खरीद ज़्यादा लिया। तो ये जो नेगेटिव हमारे पास डेफिसिट होता है, इसको कम करना ये भी हो सकता है कि हम इंपोर्ट भी क्या करें, कम करें। तो ये भी एक रीज़न होता है कि हम बैलेंस ऑफ पेमेंट के जो डेफिसिट है, जो घाटा है, तो क्या करें, कम करें। तो ये सारे रीज़न है प्रोटेक्शन के। अब बात करते हैं डब्ल्यूटीओ, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और इसके क्या इम्पैक्ट है। डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश्ड इन 1995, यानी कि ये 1950 में स्थापित हुआ था। इससे पहले जीएटीटी चलता था, गेट चलता था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ऐसे करके उसको रिप्लेस किया गया 1995 में, और उसकी जगह क्या एस्टैब्लिश हुआ था, डब्ल्यूटीओ एस्टैब्लिश हुआ था। इट इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट रेगुलेट्स ग्लोबल ट्रेड रूल्स अमंग मेंबर नेशंस, यानी कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि सदस्य देशों के बीच व्यापार के नियम निर्धारित करने का कार्य करता है। इट एम्स टू प्रमोट फ्री, फेयर एंड स्मूथ ट्रेड, और इसका उद्देश्य विश्व व्यापार को मुक्त बनाना, सुचारू बनाना और निष्पक्ष बनाना, इसके क्या है, प्रमुख उद्देश्य है। अब इसके फंक्शन क्या है, यानी कि डब्ल्यूटीओ क्या काम करता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन डब्ल्यूटीओ का बनेगा, मतलब बनेगा ही बनेगा। फंक्शन क्या है इसके, फॉर्मुलेटिंग ग्लोबल ट्रेड रूल्स, यानी कि वैश्विक व्यापार नियम बनाना, रिड्यूसिंग ट्रेड बैरियर्स, व्यापार अवरोध है उनको कम करना, एंश्योरिंग फेयर कंपटीशन, यानी कि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करना है कि जो कंपटीशन है वो एकदम फेयर हो, अनफेयर कुछ ना हो, कोई डिस्टॉर्शन ना हो, या फिर कोई इस तरीके की प्रैक्टिस ना हो जो कि फेयर ना हो, इस बात को ये श्योर करता है। सेटिंग ट्रेड डिस्प्यूट, यानी कि जो व्यापार विवाद होते हैं उनका ये समाधान करता है। और एनकरेजिंग डेवलपिंग कंट्रीज, यानी कि जो विकासशील देश है लाइक इंडिया, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इन देशों को ये क्या करता है, मोटिवेट करता है, एनकरेज करता है, ताकि डेवलपिंग कंट्रीज भी क्या हो, डेवलप हो। अब इसका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट ऑन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, यानी कि भारत जैसे विकासशील देशों पर डब्ल्यूटीओ का क्या असर है, क्या प्रभाव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आएगा। पॉजिटिव या सकारात्मक क्या है, मोर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, यानी कि निर्यात के अवसर बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये ग्लोबल मार्केट को रेगुलेट करता है, तो कई सारी कंट्रीज में हम क्या कर पाते हैं, निर्यात कर पाते हैं, एक इंटरनेशनल ट्रेड को ये रेगुलेट करता है सही मायनों में। तो एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेज, यानी कि जो हमारा विदेशी निवेश है। अगर आप कोई और भाषा नहीं बोलते हैं, तो आपको डुओलिंगो को आजमाना चाहिए। क्या आपको पता क्योंकि हम ग्लोबल इकोनॉमी से जब जुड़ते हैं तो हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट के चांसेस और अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। इससे हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज होता है। एक्सेस टू ग्लोबल मार्केट्स, और हमारी जो पहुंच है, यानी कि एक छोटे से गांव में जो बनने वाली चीज़ है उसकी पहुंच में क्या क्या हो जाती है, ग्लोबल हो जाती है, वर्ल्ड लेवल पे हो जाती है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ पाली की मेहंदी का।
पाली की जो सोजत गाँव है और जो सोजत गाँव है, उस सोजत गाँव की क्या फ़ेमस है, मेहंदी फ़ेमस है। जब इस तरीके के जो प्रोडक्ट है जो छोटी-छोटी जगहों पे है, इनको भी कहाँ ग्लोबल मार्केट मिल जाता है, तो हमें ग्लोबल मार्केट तक पहुँच हमारी आसान होती है। फिर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यानी तकनीकी हस्तांतरण यानी कि जो यूएसए की टेक्नोलॉजी है, वो भी इंडिया तक पहुँचती है और छोटे से गाँव में या छोटे से एमएसएमई जैसी इंडस्ट्री में भी वह क्या अडॉप्ट की जाती है। तो ये कैसे संभव होता है? ये डब्ल्यूटीओ संभव इंटरनेशनल ट्रेड को स्मूथ बनाकर। तो ये इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट है, लेकिन कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी आते हैं। वो क्या है? कॉम्पिटिशन इंक्रीज़ फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, क्योंकि हम जब ग्लोबल इकोनॉमी के साथ जुड़ते हैं, तो हमारे जो घरेलू उद्योग है, उनमें और भी अधिक प्रतिस्पर्धा जनरेट हो जाती है, क्योंकि उनका सीधा कॉम्पिटिशन किससे होता है? इंटरनेशनल लेवल की कंपनी से या इंडस्ट्री से होता है। तो जो इंटरनेशनल लेवल की इंडस्ट्री है वो कहाँ और हम कहाँ? तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनकी टेक्नोलॉजी या उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ बहुत कमज़ोर पड़ जाती है उनके सामने, तो उनका कॉम्पिटिशन बहुत हाई होता है। ये नेगेटिव पॉइंट है। सेकंड, एग्रीकल्चर सेक्टर फेसेस चैलेंजेस यानी कृषि क्षेत्र पे और ज़्यादा चुनौतियाँ बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि जो इकोनॉमी है वो किसकी तरफ शिफ्ट होने लगती है? इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट होने लगती है, तो इससे एग्रीकल्चर सेक्टर और ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाता है, क्योंकि वो जो फोर्स है या यूँ कहें जो मेन पावर है वो ही निकल के जाती है इनकी तरफ। तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी चैलेंज फेस करता है और इसके अलावा प्रेशर टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स। जब इतना इंटरनेशनल लेवल बढ़ेगा, ट्रेड बढ़ेगा, तो कई तरीके के जो व्यापार अवरोध होते हैं, उनको कम करने का दबाव बनाया जाने लगता है उन कंट्रीज़ पे, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन, बीओपी क्या है? यानी कि हम एक्सपोर्ट करते हैं यानी कि निर्यात करते हैं और हम क्या करते हैं? इम्पोर्ट यानी कि आयात करते हैं। तो जब हम निर्यात करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं और निर्यात ज़्यादा हो और इम्पोर्ट क्या हो? कम हो, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव चीज़ है, इसको अनुकूल बोलते हैं, फेवरेबल क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट बोलते हैं। और जब हमारा एक्सपोर्ट क्या हो? कम और इम्पोर्ट क्या हो? ज़्यादा, ये हमारे लिए क्या है? प्रतिकूल है, इसको हम अनफेवरेबल कहते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब यही होता है कि हमारे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट क्या कंडीशन है, उसको जिस अकाउंट से दिखाया जाता है, दैट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि भुगतान संतुलन। और ये जो प्रतिकूल है, इसको हम बोलते हैं भुगतान संतुलन का डेफिसिट यानी कि घाटा। अभी इसको पढ़ लेते हैं। देखो कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बीओपी इज़ ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांज़ैक्शन बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग अ ईयर। यानी भुगतान संतुलन एक देश और विश्व के बाकी देशों के बीच एक वर्ष में हुए सभी आर्थिक लेन-देन का क्या है? व्यवस्थित लेखा-जोखा है। इट इंक्लूड एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंस एटसेट्रा। यानी इसमें आयात, निर्यात, विदेशी निवेश और प्रेषण आदि सारी चीज़ें क्या की जाती हैं? शामिल की जाती हैं। इनके एक कंट्री का दूसरी कंट्री या इंटरनेशनल लेवल पे जो भी ट्रांज़ैक्शन होते हैं, उनका रिकॉर्ड जिस अकाउंट में होता है दैट इज़ बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके 2 पार्ट होते हैं, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट यानी कि चालू खाता और पूंजी खाता। चालू खाते में एक्सपोर्ट इंपोर्ट आते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स, एक तरफा पेमेंट जो होते हैं, और इनकम रिसीट एंड पेमेंट, ये आते हैं सारे करंट अकाउंट के पार्ट। और कैपिटल अकाउंट में बोरोइंग यानी कि उधार लेना, लेंडिंग यानी उधार देना, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, चेंज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, ये सारे पार्ट किसके आते हैं? ये सारे कैपिटल अकाउंट के आते हैं। कंपोनेंट में अभी हमने देखा करंट अकाउंट में ट्रेड ऑफ गुड्स, सर्विस, इनकम रेमिटेंस होते हैं और कैपिटल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन, बैंकिंग कैपिटल एटसेट्रा होती है। बीओपी सरप्लस यानी कि बीओपी अधिशेष क्या होता है? जब हमारी रिसीट्स ज़्यादा होती है और पेमेंट कम होते हैं, तब हम अधिशेष में होते हैं, यानी कि बीओपी हमारा सरप्लस होता है। और डेफिसिट कब होता है? जब हमारे पेमेंट ज़्यादा होते हैं और रिसीट हमारी क्या होती है? कम, यानी कि भुगतान हमने ज़्यादा किया जबकि हमें प्राप्तियाँ कम हुई, तो इसको बोलते हैं भुगतान संतुलन का घाटा यानी कि बीओपी डेफिसिट। तो इन दोनों चीज़ को आप ज़रूर समझिए, ये छोटे-छोटे क्वेश्चनों के तौर पे आपसे पूछे जा सकते हैं। अब बात करेंगे हम यूनिट 2 की। यूनिट 2 में सबसे पहले हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, यानी कि आर्थिक वृद्धि क्या होती है? इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम और रियल जीडीपी ऑफ ए कंट्री ओवर ए टाइम। यानी कि आर्थिक वृद्धि का मतलब होता है किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय या उसकी जीडीपी का समय के साथ बढ़ना। यानी कि अगर कोई देश की नेशनल इनकम या उसकी जीडीपी बढ़ रही है, धीरे-धीरे हर साल ग्रोथ उसमें दिखाई दे रही है, तो हम ये कहेंगे कि ये क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है। यानी कि अचानक 1 साल बढ़ना, फिर घटना, फिर घट जाना, फिर वापस थोड़ा-सा बढ़ना, ऐसे ये इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, अनस्टेबल है। यानी कि अगर हर साल हमें थोड़ी-थोड़ी ग्रोथ भी दिख रही है, तो हम कहेंगे कि ये क्या कही जाती है? ये इकोनॉमिक ग्रोथ कही जाती है। यानी कि उसकी रियल नेशनल इनकम में और रियल जीडीपी में क्या होना? ग्रोथ होना, दैट इज़ इकोनॉमिक ग्रोथ। इट इज़ ए क्वांटिटेटिव कांसेप्ट दैट फोकसेस ऑन द राइज़ इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ये मात्रात्मक अवधारणा है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि पर क्या दिया जाता है? ध्यान दिया जाता है। यानी कि अगर वस्तु और सेवाओं की प्रोडक्शन बढ़ रहे हैं, उत्पादन बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि ये क्वांटिटेटिव आप किसी के फोन नंबर से उसकी लोकेशन कैसे जान सकते हैं? उदाहरण के लिए, अगर आप कॉन्सेप्ट है। फीचर्स क्या है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि विशेषताएँ क्या है? इंक्रीज़ इन रियल जीडीपी यानी कि वास्तविक जीडीपी में वृद्धि होना, इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होना, क्वांटिटेटिव इंप्रूवमेंट यानी मात्रात्मक सुधार होना, शॉर्ट टर्म कंसेप्ट और ये अल्पकालिक अवधारणा है, ये इसकी क्या है? विशेषताएँ हैं। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो तो थी आर्थिक वृद्धि, अब बात करते हैं आर्थिक विकास। आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर है? यानी कि हम ये कहते हैं कि आर्थिक विकास होना चाहिए। हम कभी ये नहीं कहते ना कि वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि वृद्धि बात करती है शॉर्ट टर्म की, जबकि विकास बात करता है लॉन्ग टर्म की। वृद्धि बात करती है क्वांटिटी की, जबकि विकास बात करता है क्वांटिटी प्लस क्वालिटी दोनों की। तो हम विकास में और वृद्धि में यही अंतर है, देख लेते हैं। Economic development refers to the overall improvement in the economic, social and institutional uh, structure of a country। आर्थिक विकास का मतलब है कि किसी देश में आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत ढांचे का समग्र सुधार होना, यानी कि ओवरऑल इंप्रूवमेंट होना। इट इज ए क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड्स राइज इन इनकम, इंप्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, रिडक्शन इन पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ये गुणात्मक अवधारणा है जो कि आय वृद्धि, जीवन स्तर सुधार, गरीबी में कमी होना, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सुधारों को शामिल करती है। यानी कि विकास क्वालिटेटिव है, वृद्धि क्वांटिटेटिव है। फीचर्स क्या है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास की विशेषताएं क्या है?
इम्प्रूवमेंट इन लिविंग स्टैंडर्ड्स, जीवन स्तर में सुधार होना आर्थिक विकास है। रिडक्शन इन पॉवर्टी, गरीबी में कमी होना आर्थिक विकास। बेटर हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षा का, स्वास्थ्य का और अधोसंरचना का बेहतर होना आर्थिक विकास है। लॉन्ग टर्म है, स्ट्रक्चरल चेंज की बात करता है, यानी कि दीर्घकालिक और संरचनात्मक परिवर्तन की बात करता है। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल प्रोग्रेस, आर्थिक विकास के साथ साथ ये सामाजिक विकास या सामाजिक सुधार दोनों को क्या करता है, शामिल करता है। दैट्स व्हाई इट इज क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव। ये आर्थिक विकास की क्या है, विशेषता है। अब बात करते हैं दोनों के अंतर की, दोनों में क्या डिफरेंस है। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रात्मक है, वहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों है। इकोनॉमिक ग्रोथ फोकसेस ऑन जीडीपी राइज, यानी कि केवल जीडीपी में वृद्धि पर बात करता है, जबकि डेवलपमेंट फोकसेस ऑन ओवरऑल ह्यूमन वेलफेयर, समग्र मानव कल्याण पर ध्यान देता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज शॉर्ट टर्म यानी कि अल्पकालीन है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज लॉन्ग टर्म यानी कि दीर्घकालिक है। इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट इंक्लूड सोशल चेंज, यानी कि इसमें कोई सामाजिक बदलाव शामिल नहीं है, जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंक्लूड सोशल प्लस इकोनॉमिक चेंजेस, यानी सामाजिक और आर्थिक दोनों तरीके के बदलाव इसमें शामिल होते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास के घटक क्या है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स। आर्थिक विकास कई आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और संस्थागत कारकों पर निर्भर करता है। कौन-कौन से हैं वो कारक देख लेते हैं। मेजर फैक्टर की बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज यानी कि प्राकृतिक कारक, यानी कि लैंड, वाटर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ऑल हेल्प इन प्रोडक्शन, यानी कि यदि किसी अर्थव्यवस्था के पास जमीन है, पानी है, खनिज है, जंगल है, ओवरऑल वहाँ के प्रोडक्शन में ये क्या करते हैं, पॉजिटिव हेल्प करते हैं। यानी कि जैसे एक राजस्थान जैसा स्टेट है जहाँ पर इन चीज़ों की कमी है, जैसे पानी वहाँ पे सबसे कम है ये कह सकते हैं। ज़मीन बहुत है बट रेगिस्तान ज़्यादा है, तो प्राकृतिक संसाधनों के मामले में राजस्थान थोड़ा-सा क्या है, चैलेंज भी फेस करने वाला है। तो नेचुरल रिसोर्सेज जहाँ पे ज़्यादा अच्छे होते हैं, डेफिनिटली वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉजिटिवली आगे बढ़ता है। ह्यूमन कैपिटल यानी कि मानव पूंजी, इस तरीके की स्किल्ड, एजुकेटेड एंड हेल्दी वर्कर्स इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, यानी कि कुशल, शिक्षित और स्वस्थ श्रमिक उत्पादकता बढ़ाते हैं। तो ये हमारे इकोनॉमिक फैक्टर है। कैपिटल फॉर्मेशन यानी पूंजी निर्माण, इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, टेक्नोलॉजी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मशीन, तकनीक और अधोसंरचना में क्या करना, निवेश करना, ये हमारी कैपिटल फॉर्मेशन को, यानी कि पैसे से पैसे बनना, ये कहे पैसे से, जैसे हमने पैसा इन्वेस्ट किया तो उस जैसे मशीनों में किया तो मशीनों से कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होगा, टेक्नोलॉजी से भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर से भी होगा। तो ये हमारी कैपिटल है जो सबके काम आती है। लेकिन हमारा इन्वेस्टमेंट किस में जाता है, भात में जाता है, सूचक में जाता है, शादी में जाता है, तो वो इन्वेस्टमेंट है बट दैट इज नॉट कैपिटल फॉर्मेशन, वो हमारे एक्सपेंसेस है। तो जहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन पॉजिटिवली होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉजिटिवली वे में चलता है। टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, इनोवेशन एंड यूज ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स इंक्रीजेस एफिशिएंसी, नवाचार और आधुनिक तकनीकों का उपयोग दक्षता को बढ़ाता है। यानी कि यदि हम टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करते रहते हैं, नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती है, तो डेफिनेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉजिटिवली आगे बढ़ता है। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि उद्यमिता, एंटरप्रेन्योर्स प्रमोट न्यू आइडियाज, इंडस्ट्रीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि उद्यमी नए विचार लाते हैं, उद्योग और आर्थिक विकास की गति को बढ़ाते हैं। जैसे आज हम 10 मिनट्स डिलीवरी की बात करते हैं, तो कहाँ से आए ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आए। हम ऑनलाइन टैक्सी की बात करते हैं, कहाँ से आए, ये डिलीवरी वाले हैं, आज सारी चीज़ें ऑनलाइन शिफ्ट हो रही है, तो ये एंटरप्रेन्योरशिप की क्या है, रिजल्ट है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यानी कि राजनीतिक स्थिरता, ये अपने लिए थोड़ा-सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया। स्टेबल गवर्नमेंट हेल्प्स इन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, अगर इस सरकारें स्थिर है तो वहाँ विकास योजनाएँ सफल होती हैं, और यदि सरकारें स्थिर नहीं है तो पिछली सरकार की योजनाओं पे खींची चलाई जाती है, नई योजनाएँ बनाई जाती है और इसी में ही टाइम पास कर दिया जाता है। जैसा कि हम इन चीज़ों को बहुत नज़दीक से जानते हैं। तो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती है तो डेफिनिटली इकोनॉमी डेवलप और अच्छे से होती है। सोशल फैक्टर यानी सामाजिक कारक, एजुकेशन, कल्चरल वैल्यूज, वर्क एथिक्स यानी कि शिक्षा, सांस्कृतिक मूल्य और हमारी कार्य संस्कृति, ये पॉजिटिवली क्या करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ये सपोर्ट करते हैं। यदि यहाँ पे गड़बड़ होती है तो वहाँ अपने आप गड़बड़ हो जाती है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क यानी कि संस्थागत ढांचा, बैंक्स का क्या सीन है, मार्केट्स क्या है, लॉज क्या है, प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, तो ये भी हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स को आप ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछे जाएँगे। अब बात करते हैं बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड ग्रोथ, यानी कि संतुलित और असंतुलित विकास। बैलेंस्ड ग्रोथ क्या होती है, जब हम इकोनॉमी के ओवरऑल सभी सेक्टर की बात करें, डेवलपमेंट में सभी को लेके जाएँ, तो ये कही जाती है बैलेंस्ड ग्रोथ। और जब हम इनकी प्रायोरिटी बना लें कि पहले इस सेक्टर को डेवलप करेंगे, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, तो ये कही जाती है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। बहुत सिंपल सी चीज़ें समझ लेते हैं। बैलेंस्ड ग्रोथ रेफर्स टू द साइमल्टेनियस, यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ऑल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमिक लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, सर्विस एट द सेम टाइम, यानी कि संतुलित विकास का मतलब हुआ कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों को एक साथ एक समय पर क्या करना, विकास में लाना या विकास की स्पीड में लाना, यानी कि सभी क्षेत्रों पे ध्यान देना, दैट इज बैलेंस्ड ग्रोथ। और इसके लिए जो मेजर थिंकर है दैट इज रेगनर नर्कसे, तो रेगनर नर्क से इसके मेजर थिंकर है। क्या इसमें आर्गुमेंट आप दे सकते हो संतुलित विकास के पक्ष में, इट रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट, इससे बेरोजगारी घटती है, क्योंकि सभी क्षेत्रों पे एक साथ फोकस किया जाता है, तो सभी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। सभी क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है तो डेफिनेटली इन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कम होता है। मेरे राजस्थान के मैथ स्ट्रीम के बच्चों 12 फरवरी से हमारी एग्जाम है और अब 2 महीने से भी कम बचे। इट क्रिएट्स अ मार्केट फॉर गुड्स, ये वस्तुओं के लिए बाजार बढ़ाता है क्योंकि सारे क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं। इट प्रिवेंट्स रीजनल बैलेंस यानी क्षेत्रीय असंतुलन, इम्बैलेंस यानी क्षेत्रीय असंतुलन को क्या करता है, कम करता है, यानी कि सभी एरिया पे फोकस करता है, तो जो इम्बैलेंस इसको ये रिड्यूस करता है। इट प्रमोट्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ये समावेशी विकास को बढ़ावा देता है, यानी कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट का मतलब होता है सभी एरिया को इंक्लूड करना, या समाज की हर एक चीज को, इकोनॉमी की हर एक चीज को क्या करना, इंक्लूड करके ग्रोथ करना।
अनबैलेंस्ड ग्रोथ की बात करें यानी कि असंतुलित विकास की बात करें तो अनबैलेंस्ड ग्रोथ मीन्स प्रमोटिंग डेवलपमेंट इन सेलेक्टेड की सेक्टर फर्स्ट व्हिच लेटर स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन अदर सेक्टर यानी कि असंतुलित विकास का अर्थ हुआ कि पहले कुछ प्रमुख क्षेत्रों का विकास करना जो आगे अन्य क्षेत्रों के साथ क्या हो जाए विकास को प्रेरित करता हो यानी कि हमने इकोनॉमी में सेक्टर बांट लिए कि पहले इसको डेवलप करेंगे फिर इसको करेंगे फिर इसको करेंगे फिर इसको करेंगे तो ये कहा जाता है अनबैलेंस्ड ग्रोथ। इसके मेजर थिंकर है अल्बर्ट हर्सिमन, ये इसके मेजर थिंकर। इसके आप पक्ष में क्या तर्क दे सकते हो? स्केर्स रिसोर्सेज यूज एफिशिएंटली यानी कि जब हमारे पास संसाधन सीमित है तो हम उनका बेहतर प्रयोग कर सकते हैं कि हम हमारे सेक्टर की प्रायोरिटी बनाएं और उसके अकॉर्डिंग उनमें काम करें। इट एनकरेजेस इनोवेशन, ये नवाचार को बढ़ावा देता है यानी कि पर्टिकुलर एक-एक सेक्टर की तरफ हम बात करें, तो उस सेक्टर के लिए क्या नयापन आता है तो वहाँ उस टाइम जो भी नीड होती है उस हिसाब से काम होता है। रैपिड ग्रोथ इन प्रायोरिटी सेक्टर, जिन सेक्टरों को हमने प्राथमिकता दी है उनका तेजी से विकास होता है, यानी कि हमने कहा इसको डेवलप करना है तो इसमें प्रॉपर फोकस होगा तो सबसे पहले डेवलपमेंट इसका होगा और रैपिडली होगा। बेटर फॉर डेवलपिंग कंट्रीज, और ये विकासशील देशों के लिए उपयुक्त है क्योंकि उनके पास साधन सीमित होते हैं, उनको डेवलपमेंट के लिए इस तरीके का मॉडल ज़्यादा उपयुक्त होता है। लेकिन इसके डिफरेंस क्या है दोनों में हम बात कर लेते हैं। बैलेंस्ड बात करता है ऑल सेक्टर्स डेवलप यानी कि सभी क्षेत्रों के विकास पे, अनबैलेंस्ड बात करता है ओनली की सेक्टर डेवलप फर्स्ट यानी केवल प्रमुख क्षेत्रों का विकास पहले हो। बैलेंस ग्रोथ स्लो है बट स्टेबल है यानी कि धीमा है लेकिन स्थिर है। अनबैलेंस फास्ट है बट अनइवन है यानी कि तेज तो है लेकिन असमान है। कुछ क्षेत्र ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, कुछ बैकवर्ड रह जाते हैं और कुछ तक पहुंच ही नहीं पाते। बैलेंस ग्रोथ में हाई रिसोर्स रिक्वायर्ड होती है कि हमारे पास संसाधन ज़्यादा होने चाहिए, जबकि अगर कम संसाधन है तो हम अनबैलेंस ग्रोथ की तरफ जाते हैं। बैलेंस ग्रोथ रिड्यूस इम्बैलेंस यानी कि असंतुलन को कम करता है क्योंकि सभी क्षेत्रों को ही लेकर चलता है तो असंतुलन क्या होता है कम होता है। वहीं अनबैलेंस ग्रोथ पर्टिकुलर सेक्टर में बात करता है तो इससे क्या होता है इम्बैलेंस बढ़ और जाता है यानी कि पहले होता है उससे ज़्यादा और भी हो जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है जो चीज़ आज हमारे पास है उसको इस तरीके से यूज में लेके आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसका फायदा उठा सके या फिर आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसे यूज करने लायक रह सके, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यानी कि आज हम पर्यावरण को पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं, हम पेट्रोल को खत्म कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं, हमने तो आनंद ले लिया, हमने तो यूज में ले लिया, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, ग्रोथ हो रही है, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं है। सस्टेनेबल का मतलब होता है फ्यूचर के लिए भी इसको छोड़ना। Sustainable development refers to development that meets the needs of the present without compromising the ability of the future generations to meet their own needs। यानी कि सतत विकास का मतलब ऐसा विकास जो कि वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता नहीं करे। डिफाइंड बाई ब्रंटलैंड कमीशन इन 1987 यानी कि ये ब्रंटलैंड आयोग द्वारा 1987 में इसको डिफाइन किया था। और आज हम बात करते हैं जैसे सस्टेनेबल जो क्या नाम है इसके सस्टेनेबल डेवलप एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनकी बातें करते हैं। 17 तरह के गोल्स हैं, तो ये अगर आपके सिलेबस में होगा तो हम इसको भी डिस्कस करेंगे। की फीचर क्या है इसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट यानी पर्यावरण का संरक्षण करता है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज संसाधनों का संरक्षण करता है, यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी नवीकरण ऊर्जा का ये उपयोग करता है क्योंकि ऐसी ऊर्जा जो खत्म नहीं होती जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, उसके यूज पे ये बात करता है कि ग्रीन एनर्जी की बात करता है। सोशल इक्वलिटी सामाजिक समानता की बात करता है, इकोनॉमिक इफिशिएंसी आर्थिक दक्षता की बात करता है, इंटरजेनरेशनल क्वालिटी यानी कि पीढ़ियों के बीच जो समानता आती है वो भी ये लेकर चलता है। ये सारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या है विशेषताएं हैं। बात करें ऑब्जेक्टिव क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के? इट रिड्यूस पोल्यूशन, प्रदूषण में कमी करता है क्योंकि हम एनवायरमेंट के प्रति संवेदनशील होते हैं तो पोल्यूशन क्या होता है कम होता है। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस यानी पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखता है, तभी तो आज देखो हम टाइगर भी बचाते हैं, हम बाज बचा रहे हैं, ईगल्स बचा रहे हैं, हम ऐसी-ऐसी स्पेसीज़ जो लुप्त हो रही हैं उनको संरक्षण कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को संरक्षण कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहे। ये एसडीजी का क्या है ऑब्जेक्टिव है। इट प्रमोट्स ग्रीन टेक्नोलॉजी, ये हरित तकनीक को बढ़ावा देता है। इट एंश्योर्स लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, ये दीर्घकालिक विकास को सुनिश्चित करने का कार्य करता है। अब बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3 में हम सबसे पहले बात करते हैं रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में सरकार का क्या रोल है यानी क्या भूमिका है सरकार की। देखो सरकार ही है जो इकोनॉमी को एज ए रेगुलेटर के फॉर्म में काम करती है, सो एक गवर्नमेंट का इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल रहता है। समझ लेते हैं इस बात को। द गवर्नमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द रेगुलेटिंग, कंट्रोलिंग एंड स्टेबलाइजिंग द इकोनॉमी कि सरकार अर्थव्यवस्था को नियंत्रण करने में, उसके संचालन में और उसको स्थिर रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मॉडर्न इकोनॉमीज स्पेशली मिक्स्ड इकोनॉमीज लाइक इंडिया रिक्वायर गवर्नमेंट इंटरवेंशंस फॉर स्मूथ फंक्शनिंग यानी कि जो आधुनिक अर्थव्यवस्थाएं हैं, जैसे जो मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं हैं जैसे भारत देश है, उनको सुचारू रूप से संचालन करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप अति आवश्यक है। दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ, यानी कि जब जो इकोनॉमिक्स है वो माइक्रो और मैक्रो 2 सेगमेंट में हम इसको स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स बात करती है एंटायर इकोनॉमी, यानी कि जब मैक्रो इकोनॉमिक्स इतनी डेवलप नहीं थी या यूँ कहें जब इस तरीके के इकोनॉमिक्स के ब्रांचेज नहीं थे, तो ये माना जाता था कि शुरुआत में कि सरकार का अर्थव्यवस्था में इतना हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। बट अगर आज की बात करें, मॉडर्न इकोनॉमी की बात करें या फिर ग्रेट रशिया जो डिप्रेशन आया था 1930 उसके बाद बात करें, तो सरकार का जो हस्तक्षेप है वह इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बड़ा है और उसकी ज़रूरत भी है। क्योंकि इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए सरकार एक बड़ा ही रोल प्ले करती है। मेन रोल्स ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार की क्या भूमिकाएँ होती है इकोनॉमी में, उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला है रेगुलेटरी रोल यानी कि नियामक भूमिका। सरकार लॉज बनाती है, मेकिंग लॉज, कंट्रोलिंग मोनोपोलीज, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, मेंटेनिंग कॉम्पिटिशन यानी कि कानून बनाती है, एकाधिकार का नियंत्रण करती है, उपभोक्ता संरक्षण का नियम बनाती है और प्रतिस्पर्धा का लेवल बनाए रखती है। रेगुलेटरी तौर पे भी काम करती है। सेकंड है प्रमोशनल रोल यानी कि प्रोत्साहन भूमिका। बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, प्रमोटिंग इंडस्ट्रीज, एजुकेशन, हेल्थ यानी कि सड़कें, बिजली, उद्योग प्रोत्साहन, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं सरकार ही प्रोवाइड करवाती है इकोनॉमी में। तो एज ए प्रमोशनल रोल सरकार बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। फिर बात करें डेवलपमेंटल रोल यानी कि विकासात्मक भूमिकाएं। प्लानिंग इकोनॉमी पॉलिसीज, पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यानी कि योजनाएं बनाती है, आर्थिक नीतियां बनाती है सरकार, गरीबी उन्मूलन के प्रोग्राम लाती है, रोजगार के निर्माण में भूमिका निभाती है। ऐसा काम प्राइवेट सेक्टर नहीं करेगा, उनको
गरीबी उन्मूलन से इनसे कोई लेना-देना नहीं होता। तो हम यूँ कहें कि डेवलपमेंटल रोल प्ले करती है। एक है रीडिस्ट्रीब्यूटिव रोल यानी कि पुनर्वितरण भूमिका। दीवार मैनू आप लैणे आ गया सरकार क्या करती है टैक्सेशन वगैरह लगाती है, तो वो टैक्सेशन से पैसा कलेक्ट होता है, उसको गरीबों के हित में क्या करती है एक्सपेंसेस करती है। तो इस तरीके से इनइक्वालिटीज़ को क्या करती है रिड्यूस करती है थ्रू द टैक्सेस, सब्सिडीज़ देती है, वेलफेयर स्कीम्स लेके आती है, इनकी कल्याणकारी योजनाएँ आदि बनाती है। स्टेबलाइजेशन रोल यानी कि कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज़ यानी वित्तीयकरण की भूमिका में सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण करती है, यानी कि महँगाई को कंट्रोल करने का काम करती है। आर्थिक स्थिरता बनाए रखती है और साथ ही में मौद्रिक और राजकोषीय नीतियाँ भी लेके आती है ताकि जो इकोनॉमी में स्टेबलाइजेशन है वह बना रहे। नेक्स्ट है प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स यानी कि सार्वजनिक वस्तुओं की आपूर्ति करती है लाइक प्रोवाइडिंग गुड्स लाइक डिफेंस, स्ट्रीट लाइट, पब्लिक पार्क्स व्हिच प्राइवेट सेक्टर में नॉट प्रोवाइड यानी कि जो देश की सुरक्षा है, स्ट्रीट लाइटें हैं या सार्वजनिक पार्क वगैरह की सुविधाएँ हैं जो सबके लिए जनहित के लिए होते हैं। तो ये सारी वस्तुएँ सरकार प्रोवाइड करवाती है जिन्हें निजी क्षेत्र कभी प्रोवाइड ही ना करवाए। तो हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन मोड में कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज़ नेसेसरी फॉर ग्रोथ, स्टेबिलिटी, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज के विकास, स्थिरता और कल्याण के लिए सरकारी हस्तक्षेप जरूरी है आज के समय में, आज की मॉडर्न टाइम में और मॉडर्न इकोनॉमी में। अब बात करते हैं पब्लिक गुड्स एंड प्राइवेट गुड्स। या नाम से समझ में आ रहा है, सार्वजनिक वस्तुओं को पब्लिक गुड्स कहते हैं और निजी वस्तुओं को प्राइवेट गुड्स कहते हैं। पब्लिक गुड्स आर गुड्स दैट आर नॉन एक्सक्लूडेबल एंड नॉन रिवाइलरस यानी कि सार्वजनिक वस्तुएं अवर्जनीय होती है और अप्रतिस्पर्धी होती है। अवर्जनीय का मतलब समझ लेते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल, नो वन कैन बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम यूजिंग देम यानी कि किसी को भी इसके उपयोग से रोका नहीं जा सकता। यानी कि सरकार ने कोई सार्वजनिक पार्क बना दिया तो ऐसा तो है नहीं कि फलां व्यक्ति आ सकता है और फलां व्यक्ति नहीं आ सकता। ये ओपन है, इसमें सब लोग आएंगे। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये अवर्जनीय है, किसी को इसको यूज करने से रोक नहीं सकते, यानी कि उसको इससे एक्सक्लूड नहीं रख सकते। अरे क्या है इंक्लूड है कि हर कोई इसका क्या कर सकता है उपयोग कर सकता है। फिर है नॉन रिवेलरस यानी कि अप्रतिस्पर्धी यानी वन पर्सन कंजप्शन डज नॉट रिड्यूस अवेलेबिलिटी ऑफ अदर्स यानी कि एक व्यक्ति अगर इसका उपयोग करता है तो दूसरों के लिए इसकी उपलब्धता कम नहीं हो जाएगी। जैसे पार्क वगैरह बना दी तो एक व्यक्ति इसका यूज करेगा तो ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए कम पड़ेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा। तो ये अप्रतिस्पर्धी होती है, अवर्जनीय होती है। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है कि सार्वजनिक वस्तुएं होती है अवर्जनीय, अप्रतिस्पर्धी, इस तरीके के ऑप्शन आते हैं। तो आप इसको जरूर समझना, एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा अवर्जनीय वस्तुएं कौन सी होती है। तो जो पब्लिक गुड्स होते हैं, सार्वजनिक वस्तुएँ होते हैं, उनको एवर्जनीय कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे डिफेंस है, स्ट्रीट लाइट है, पब्लिक पार्क है, लॉ एंड ऑर्डर है, तो ये सारी बातें एवर्जनीय है, सार्वजनिक वस्तुएँ हैं। इसका जस्ट अपोजिट बात करें तो वो होता है प्राइवेट गुड्स। प्राइवेट गुड्स आर एक्सक्लूडेबल एंड रिवेलरस यानी कि निजी वस्तुएँ वर्जनीय है और प्रतिस्पर्धी है। एक्सक्लूडेबल मतलब ओनली दोज हू पे कैन यूज देम यानी कि वर्जनीय का मतलब हुआ केवल भुगतान करने वाले लोग ही इसका क्या कर सकते हैं उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपने कोई कार खरीदी, आपने खरीदी है तो ये आपकी होगी, तो आपने पेमेंट किया तो आप इसका क्या करोगे यूज करोगे, तो ये एक्सक्लूडेबल है। बाकी इसमें से यूज करने वाले बाकी सारे एक्सक्लूड हो गए यानी कि बाहर हो गए, केवल आप ही यूज करोगे। इधर रिवेलरस मतलब कंजप्शन बाय 1% रिड्यूस अवेलेबिलिटी बाय फॉर अदर्स अर्थात एक व्यक्ति द्वारा उपयोग करने से दूसरे के लिए मात्रा क्या हो जाती है कम हो जाती है। तो ये प्रतिस्पर्धी भी है। एग्जांपल जैसे फूड है, क्लॉथ है, कार है, मोबाइल फोन है एटसेट्रा। क्योंकि आप जहाँ से कपड़े खरीद लोगे वहाँ पे मान लो 10 जोड़े पड़े थे, आपने 3 खरीद लिए तो ये 3 आपके हो गए, ये वर्जनीय है। बाकी क्योंकि इसकी अवेलेबिलिटी औरों के लिए क्या होगी फिर कम हो गई, उन 3 पे तो आपका अधिकार है, आप ले गए उनको। तो ये क्या है रिवेलरस भी है। अब बात करें